फ्लो थ्रू द लार्ज ओरिफिस। हम निकालना चाहते हैं अब डिस्चार्ज कितना होता है लार्ज ओरिफिस के थ्रू, है ना। हेडिंग डाली आप लोगों ने, फ्लो थ्रू द लार्ज ओरिफिस। ऐसा करता हूं, मैं दोनों को साथ में दिखाता हूं, लार्ज ओरिफिस के थ्रू डिस्चार्ज कितना होगा, स्मॉल ओरिफिस के थ्रू डिस्चार्ज कितना होगा, है ना। आप लोग एक एक करके लिख लेना, कोई दिक्कत नहीं है। हटा दूं मैं इन सबको। चलो सारे लोग ध्यान दो, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट चलेगा, ठीक है। देखो जरा, बहुत सारे डेरिवेशन जो अभी आने वाले 15-20 डेरिवेशन वो इसी कंसेप्ट पर आधारित रहेंगे जो मैं बता रहा हूँ आपको, ठीक है। तो सारे लोग इधर अच्छे से ध्यान दो। सबसे पहले मैं आपको कंसेप्ट दे देता हूँ कि लार्ज ऑरिफिस में क्या होगा, ठीक है। फिर हम बात करेंगे स्मॉल में क्या होगा, ठीक है। लार्ज ऑरिफिस का कंसेप्ट क्या होगा और फिर बात करेंगे स्मॉल ऑरिफिस का कंसेप्ट क्या होगा, ठीक है। सारे लोग ध्यान दो। लार्ज ओरिफिस कहते हैं किसको है, कंडीशन क्या आती है, स्मॉल ओरिफिस की कंडीशन क्या है। तो आपने बोला था कि अगर हेड अवेलेबल मोर देन 5 टाइम्स ऑफ डी है तो ये लार्ज ओरिफिस सॉरी स्मॉल ओरिफिस कहलाती है, ठीक है। और अगर ये नहीं हो पाता है, ठीक है, अगर आप बोलते हो एच इज नॉट मोर देन 5 टाइम्स ऑफ डी तो ये क्या कहलाएगा, लार्ज ओरिफिस कहलाएगा, ठीक है। अब ध्यान देना, लार्ज ओरिफिस के केस में आप लोग जब भी डायग्राम बनाओ ना तो डायग्राम कुछ ऐसे बनाना, ठीक है, कि ये ओरिफिस अच्छे से आपको ना हेड के बीच में डिफरेंसेस वगैरह दिखने चाहिए, है ना। तो आपने ये यहां पर बनाया इस तरीके से, ठीक है। अब ध्यान देना, जो ओरिफिस जिस पर हम कैलकुलेशन कर रहे हैं वो ले लेते हैं रेक्टेंगुलर ओरिफिस, है ना। कौन सा ओरिफिस ले रहे हैं, रेक्टेंगुलर ले रहे हैं। जो रिजल्ट मैं अभी डिराइव करवा रहा हूं वो रेक्टेंगुलर के लिए वैलिड है ना। सारे लोग सिर्फ इधर देखो, बाद में फिर नोट कर लेना। और मैं चाहता हूं कि आप लोग ऐसे ही नोट करो ताकि आपको डिफरेंसेस समझ में आए। क्वेश्चन के अंदर शब्द कभी स्मॉल लिखा होगा, कभी लार्ज लिखा होगा, दोनों की कहानी अलग अलग होगी, है ना। दोनों के रिजल्ट अलग अलग होंगे, ऑप्शंस दोनों के चारों सेम ऑप्शन देते हैं, है ना। तो सारे लोग ध्यान देना, ये वाला हेड मैंने कल भी बताया था आपको, सेंटर से जब हेड मेजर करते हो ये क्या कहलाता है, कैपिटल एच। यहां से जो हेड अवेलेबल होता है ये क्या कहलाता है, ये H1। यहां से बॉटम ऑफ द ऑरिफिस के बोलेगा वो आपसे ना, बॉटम ऑफ द ऑरिफिस जो हेड अवेलेबल है वो H2 के बराबर है, ठीक है। ध्यान दो, यहां से अगर वेलोसिटी निकालनी हो आपको, मुझे बताना जरा इस पॉइंट की वेलोसिटी क्या होगी, व्हाट इज द वेलोसिटी, बता सकते हो क्या इस जगह की वेलोसिटी क्या होगी, v बराबर √2gh। यहां बताएगा कोई मुझे यहां पर वेलोसिटी क्या होगी, इस जगह पर जिस भी पॉइंट पर वेलोसिटी निकालनी है उस पर हेड देखो। तो वेलोसिटी यहां की जो वेलोसिटी होगी एक्चुअल वेलोसिटी वो हो जाएगी आपकी cv टाइम्स ऑफ √2gh1 और यहां की होगी cv टाइम्स ऑफ √2gh2। क्या लार्ज ओरिफिस के अंदर हेड कंपैरेबल होते हैं, मतलब आप नेग्लेक्ट नहीं कर सकते, सब अलग अलग चीजें हैं, H अलग है, H1 अलग है, H2 अलग है, तो आप नेग्लेक्ट करके छोड़ नहीं सकते। तो क्या समझ में आ रहा है आपको, आपको ये समझ में आ रहा है कि वेलोसिटी क्रॉस सेक्शन में चेंज हो रही है, वेलोसिटी लगातार क्रॉस सेक्शन के अंदर चेंज हो रही है। अब मैं ये आपको कैसा दे रहा हूं, मैं आपको दे रहा हूं कि ये मेरी जो ऑरिफिस है ये मेरी रेक्टेंगुलर ऑरिफिस है ना, दिस इज द रेक्टेंगुलर ऑरिफिस। यहां देखो जरा, आपको एक साइड तो नजर आ रही है, दूसरी साइड नजर नहीं आ रही। टैंक में मुझे नजर आएगा, साइड व्यू लोगे तो अब रेक्टेंगुलर ओपनिंग नजर आएगी, समझ में आ रही है बात। रेक्टेंगल की जो ये विड्थ है ना, इसको तो मैं कह देता हूं लेट से कि ये एल के बराबर है। ये जो ओपनिंग की विड्थ अवेलेबल है वो तो एल के बराबर है, और इसकी जो डेप्थ अवेलेबल है ना, इसकी जो डेप्थ अवेलेबल है वो दिख गया होगा आपको, H2 माइनस H1 के बराबर है जो डेप्थ अवेलेबल है। सारे लोग ध्यान देना, मुझे एक चीज तो ये पता लगी चुकी है कि वेलोसिटी अलग अलग जगह पर अलग अलग आ रही है, ठीक है। तो यहां पर मैं डायरेक्ट तो एक्सप्रेशन लिख नहीं पाऊंगा डिस्चार्ज का, क्या करना पड़ेगा मुझे, इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। इंटीग्रेशन जब जब भी करते हो स्ट्रिप लेते हो, और स्ट्रिप इस तरीके से लेते हो ताकि कम से कम उस स्ट्रिप में तो डिस्चार्ज कांस्टेंट हो। तो उसके लिए स्ट्रिप कैसे लेनी पड़ेगी बताओ, क्या स्ट्रिप ऐसे ले गया, अगर आप ऐसी हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप ले लेते हो तो इसकी जो यहां से ऊंचाई होगी, इस स्ट्रिप की जो यहां से ऊंचाई है, क्या वो सभी के लिए सेम होगी, यहां से यहां तक सभी के लिए सेम, बात समझ में आ रहा है। इस ऊंचाई को मैं कह देता हूं स्मॉल h है। तो मुझे डिस्चार्ज लिखवा सकते हो क्या, इस स्ट्रिप से निकलता हुआ डिस्चार्ज कितना होगा। तो यदि उसको dq लिख दें तो dq कितना होगा, dq हो जाएगा cd कोएफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज, एक्चुअल डिस्चार्ज लिखवा रहा हूं मैं आपको, कोएफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज मल्टीप्लाइड बाय
एरिया मल्टीप्लाइड बाय वेलोसिटी। व्हाट इज द एरिया? इसको मैं कह देता हूँ ये डीएच है, और एच मेरा ऊपर से बढ़ते हुए आ रहा है, तो डीएच पॉजिटिव है क्या? डीएच पॉजिटिव है, एच ऊपर से बढ़ते हुए आ रहा है नीचे की तरफ, है ना। तो सी डी मल्टीप्लाइड बाय व्हाट इज द एरिया? एरिया इज एल मल्टीप्लाइड बाय डीएच। व्हाट इज द वेलोसिटी? अंडर रूट 2gh स्मॉल एच, क्योंकि जो मेरा एलिमेंट जिस हाइट पर हेड कंटेन करके बैठा हुआ है वो स्मॉल एच के बराबर है। इंटीग्रेशन कर देंगे तो टोटल डिस्चार्ज आ जाएगा क्या? तो टोटल डिस्चार्ज क्यू के बराबर है। मुझे बताओ इंटीग्रेशन की लिमिट कहां से कहां तक होगी? कहां से कहां तक? ये है इतनी बड़ी ओपनिंग जहां से डिस्चार्ज हो रहा है, तो सबसे पहला हेड आएगा मेरा H1 और लास्ट हेड आएगा मेरा H2। तो डिस्चार्ज जब आप निकालोगे तो H1 से H2 के बीच में इंटीग्रेट हो जाएगा, ठीक है। अगर इस रिजल्ट को निकाल देता हूं मैं, अगर इस रिजल्ट को निकाले तो आपके पास में आ जाएगा CD टाइम्स ऑफ L, ठीक है, अंडर रूट 2g को भी बाहर भेजो। H का जब स्क्वायर रूट का इंटीग्रेशन करोगे तो H रेज़ टू दी पावर 3/2 और 3/2 डिवाइड होगा, ठीक है। तो रिजल्ट आएगा आपका H रेज़ टू दी पावर स्मॉल h। पहले इंटीग्रेट कर देता हूं, चलो। H रेज़ टू दी पावर 3/2 और डिवीजन में आ जाएगा 3/2, लिमिट लगा दोगे H1 से H2 के बीच में, ठीक है। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? यू विल गेट द वैल्यू एज 2/3 CD टाइम्स ऑफ अंडर रूट 2g मल्टीप्लाइड बाय L, ठीक है, एंड दिस इज H2 रेज़ टू दी पावर 3/2 माइनस H1 रेज़ टू दी पावर 3/2। रिजल्ट नोट कर लो। तो लार्ज ओरिफिस का जो रिजल्ट है, लार्ज में भी कौन सी ओरिफिस है? ये सिर्फ रेक्टेंगुलर, सिर्फ रेक्टेंगुलर के लिए वैलिड होगा। बाकी तो अगर आ जाए क्वेश्चन तो उसको निकालना पड़ेगा इंटीग्रेशन करके, स्टैंडर्ड रिजल्ट नहीं है। स्टैंडर्ड रिजल्ट सिर्फ और सिर्फ रेक्टेंगल का है। This result is only valid for the rectangular orifice के लिए रिजल्ट है ये, ठीक है। जो आपने रिजल्ट निकाला है वो बेसिकली रेक्टेंगुलर लार्ज ओरिफिस के लिए वैलिड है। This result is valid for the rectangular large orifice. ये दो बहुत ही छोटा लिखा है यहाँ पे, ठीक है। दिस इज 2g है ना। इस रिजल्ट को एज इट इज आप याद रखो, है ना, क्योंकि कुछ डेरिवेशन ऐसे भी आएंगे जिसमें हम इस रिजल्ट को डायरेक्टली यूज करेंगे। अभी आने वाले वियर नॉचेस वगैरह, है ना, तो उसमें हमको ये रिजल्ट हो सकता है डायरेक्टली यूज करने पड़े। डेरिवेशन की आप लोग बहुत प्रैक्टिस करना है ना। एक बार डेरिवेशन अगर आपके दिमाग में छप जाएगा ना, तो फिर आप लोग कैसे भी थ्योरी में घुमाए, कैसा भी क्वेश्चन किया जाए, बिना पढ़े, ठीक है, बिना पढ़े मतलब बिना रिवीजन किए, ठीक है, आप लोग कभी भी आंसर दे पाएंगे। अब हम बात कर लेते हैं स्मॉल ओरिफिस की। सब लोगों ने लिख लिया क्या? चलो, स्मॉल ओरिफिस वाला केस देखो सारे लोग, ठीक है। तो स्मॉल ओरिफिस के लिए मैं यहाँ पे बॉक्स बना देता हूँ, ठीक है। देखो जरा, स्मॉल ओरिफिस के केस में हमारे पास में जो ओरिफिस है वो कुछ इस तरीके से है। ये ओरिफिस है मान लो, है ना, और ये यहाँ पर आपके पास में हेड अवेलेबल है। अगर हेड अवेलेबल 5 टाइम्स से ज्यादा होता है स्मॉल ओरिफिस कहलाता है। अब स्मॉल ओरिफिस में H1, H और H2 सब बराबर है, तो आप इस क्रॉस सेक्शन के अंदर वेलोसिटी को कांस्टेंट बोल सकते हो क्या? तो वेलोसिटी को कांस्टेंट बोल देते हैं। तो वेलोसिटी कितनी मानते हैं यहाँ पे? थ्योरेटिकल वेलोसिटी लिखे तो अंडर रूट 2gh के बराबर मानते हैं ना। तो वेलोसिटी अंडर रूट 2gh होती है। h कहाँ से मेजर होगा? वही सेंटर से, है ना। ध्यान देना,
वेलोसिटी थ्योरेटिकल ये है। अब यहाँ पर ऑरिफिस चाहे कैसी भी हो, आपको मतलब ही नहीं है कि पूरे एरिया में वेलोसिटी कांस्टेंट है। तो आपको ट्राइंगल देगा तो वो यहाँ देगा, आपको वो स्क्वायर देगा, ट्रेपेजोइडल देगा, कुछ भी टाइप की ऑरिफिस देगा तो वो स्मॉल में कुछ भी दे सकता है। ठीक है, आपको सिर्फ क्या करना पड़ेगा बताओ जरा, डिस्चार्ज निकालने के लिए क्या करोगे, द क्यू वैल्यू विल बी इक्वल्स टू सी डी कोएफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज मल्टीप्लाइड बाय एरिया ऑफ द ऑरिफिस। ठीक है, यहां पर ए लिख देता हूं मैं, एरिया ऑफ द ऑरिफिस मल्टीप्लाइड बाय √2gh, खत्म, ये फॉर्मूला आ गया। अगर पूरे एरिया में वेलोसिटी कांस्टेंट है तो सीधा सीधा डिस्चार्ज इज इक्वल टू एरिया इनटू वेलोसिटी। ठीक है, डिस्चार्ज इज इक्वल टू एरिया इनटू वेलोसिटी। वहां वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं थी, इस वजह से तो स्ट्रिप लेनी पड़ी थी, तब जाकर के इंटीग्रेट किया, रिजल्ट आया आपका, वो रिजल्ट ऐसा आ रहा है 2/3 CD √2gl h रेज़ टू दी पावर 3/2 आया था, लिमिट्स पुट करी तो h2 रेज़ टू दी पावर 3/2 माइनस h1 रेज़ टू दी पावर 3/2। सारी चीजें आसान होती है, रिजल्ट्स बड़े आराम से रिकॉल होते हैं, लेकिन डेरिवेशन दिमाग में रहेगा तब रिजल्ट रिकॉल होगा सही वाला, नहीं तो नहीं होगा, है ना। चलो नोट करना, अगला कंसेप्ट ले लेते हैं, द डिस्चार्ज थ्रू द फुल्ली सबमर्ज्ड ऑरिफिस। हेडिंग डालो, द डिस्चार्ज थ्रू द फुल्ली सबमर्ज्ड ऑरिफिस। यहाँ पे लिख देना द ऑरिफिस कैन बी ऑफ एनी शेप, ऑरिफिस कैन बी ऑफ एनी शेप, आपको सिर्फ उसके एरिया से मतलब है। ये रिजल्ट जो आपने अभी डिराइव किया था इधर लार्ज में, वो तो सिर्फ रेक्टेंगुलर में लगेगा, ट्रायंगुलर दे दे तो आपको इसी तरीके से डेरिवेशन करना पड़ेगा, स्टैंडर्ड रिजल्ट नहीं है उनके, है ना, जो भी रिजल्ट आए फिर वो आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो स्मॉल ऑरिफिस के केस में ऑरिफिस किसी भी शेप का हो सकता है, बस आपको एरिया कैलकुलेट करना है उसका, मल्टीप्लाइड बाय √2gh करना है, रिजल्ट आ जाएगा। चलो नेक्स्ट आपने हेडिंग डाली क्या है, नेक्स्ट है द डिस्चार्ज थ्रू द फुल्ली सबमर्ज्ड ऑरिफिस। हेडिंग डालो, द डिस्चार्ज थ्रू द फुल्ली सबमर्ज्ड ऑरिफिस, द डिस्चार्ज थ्रू द फुल्ली सबमर्ज्ड ऑरिफिस। फुल्ली सबमर्ज्ड ऑरिफिस के थ्रू डिस्चार्ज कितना होता है इसका फॉर्मूला हम डिराइव कर लेते हैं। ठीक है, फुल्ली सबमर्ज्ड ऑरिफिस के थ्रू डिस्चार्ज कितना होगा इसका फॉर्मूला देख लेते हैं। सारे लोग ध्यान देना। अब यहां वैसे बात अभी तो हम फिलहाल तो नहीं कर रहे हैं, कौन सी, लार्ज की भी बात नहीं कर रहे हैं, स्मॉल की भी बात नहीं कर रहे हैं, है ना। ठीक है, तो देखो जरा ध्यान दो, अभी मैं आपको जनरल फॉर्मूला डिराइव करवाऊंगा फिर से। देखो ध्यान दो, सारे लोग ध्यान दो, आपके पास में एक तो टैंक ये है और दूसरा टैंक यहाँ पर ये है। ठीक है, मान लेते हैं कि इस वाले टैंक में लिक्विड का लेवल यहाँ है और यहाँ पर इसकी ऑरिफिस है ना, और इसके बाद में यहाँ पर दूसरे वाले टैंक में लिक्विड का लेवल ये है। मुझे बताओ फ्लो होगा क्या जब जब भी दो टैंक्स आपस में जुड़े हो और उनके बीच में लेवल डिफरेंस हो, तो डेफिनेटली फ्लो तो होगा। बताओ कहां से कहां पानी जाएगा या लिक्विड जाएगा, हाई लेवल से लो लेवल में, और कब तक फ्लो होगा जब तक दोनों तरफ लेवल बराबर नहीं हो जाए। क्या ये पूरी की पूरी ऑरिफिस जो होल था वो डूबा हुआ है दोनों तरफ से, तो इसको कह रहे हैं कंप्लीटली सबमर्ज्ड, है ना, कंप्लीटली सबमर्ज्ड ऑरिफिस का केस ये है। अब इस केस में मुझे बताओ क्या वेलोसिटी √2gh लिख पाओगे क्या, इस जगह की वेलोसिटी, जैसे मान लो ये h है, तो क्या वेलोसिटी √2gh लिख पाओगे क्या, नहीं लिख पाओगे, क्योंकि उस समय जब बर्नौली लगाई थी आपने, पहला पॉइंट और सेकंड पॉइंट आपका एयर में खुल रहा था, है ना, तो आपको फिर क्या करना चाहिए, वेलोसिटी का पता लगाने के लिए वापस बर्नौली लगाओ। तो नोट करो जरा, तो वेलोसिटी √2gh हम नहीं लिख पाएंगे, तो हमारे पास में फिर ऑप्शन वही बचता है, तो फिर क्या लिखे कि भाई आया कैसे था वेलोसिटी √2gh, उसी चीज को वापस लगाओ। तो हम बर्नौली वापस लगाने की फिराक में, है ना। तो ध्यान देना, यहां पर भी मैं कुछ वैल्यूज ले लेता हूं, है ना, ध्यान देना, इसको मैंने ले लिया h, ध्यान देना सारे लोग मार्किंग करते समय ध्यान देना। अब मैं कैपिटल H किसको बोल रहा हूं, द लेवल डिफरेंस बिटवीन द टैंक, कैपिटल H मैं बोल रहा हूं लेवल डिफरेंस बिटवीन द टैंक। ये वाली डेप्थ मैंने पहले भी क्या बोली थी, इस वाली डेप्थ को, यहाँ पर जो टॉप ऑफ द ऑरिफिस से अगर आपको ये बड़े वाले टैंक की दिखे, इसको मैंने H1 बोला था, और यहां से ये कितना है, दिस इज इक्वल टू H2। मुझे बता सकते हो मिड पॉइंट जो होगा इसका, मिड पॉइंट, ठीक है, उसकी डिस्टेंस कितनी होगी, क्या H1 प्लस H2 डिवाइडेड बाई 2 होगा,
ठीक है, तो मैं सेंटर पर निकालना पसंद करता हूँ, सारी चीजें सेंटर पर निकाल लेते हैं। तो सेंटर पर एक पॉइंट तो मैंने इधर ले लिया और दूसरा पॉइंट मैंने इधर ले लिया, इन दो पॉइंट्स के बीच में मैं बर्नौली लगाना चाहूंगा। ठीक है, और ये वाली डिस्टेंस कितनी है, ये कई बार मैंने लिखवाई है कि एवरेज डिस्टेंस निकालनी होगी आपको, यानी कि h1 प्लस h2 डिवाइड बाई 2 कर सकते हो सीधा। कई बच्चे अभी भी ऐसे ही करते हैं, h1 और इसमें जो डिफरेंस आया h2 माइनस h1 डिवाइड बाई 2 उसको h1 में जोड़ते हैं। लेकिन अगर आप एक फिक्स जगह से डिस्टेंसेस ले रहे हो, ये h1 है ये h2 है, बीच वाले पॉइंट की लोगे तो एवरेज हो जाएगी, है ना। ये कंसेप्ट कई जगह पे बताया हुआ है मैंने, ध्यान देना। तो यहाँ पर ये हो जाएगा h1 प्लस h2 डिवाइडेड बाई 2। सब लोगों को बात समझ में आ गई? क्या बर्नौली लगवा सकते हैं या फर्स्ट और सेकंड पॉइंट के बीच में? ठीक है, लगवाएंगे। जरा मैं लिख देता हूँ पहले बर्नौली लगेगी कैसे। सबसे पहले ये लिखना P1 अपॉन रो जी प्लस V1 स्क्वायर डिवाइड बाई 2g प्लस Z1 P2 डिवाइडेड बाई रो जी प्लस V2 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2g प्लस Z2। लिख दिया। चलो अब क्या करें, डेटम माननी पड़ेगी। कहाँ मान ले डेटम? कहीं पर भी मान लो, जहां आपकी मर्जी हो वहां मान लो। ठीक है, तो मानो फिर कहाँ माने? हमेशा काम वैसे करना चाहिए जहां से आपको आसानी हो चीजों को रीड वगैरह करने में। तो डेटम मान लो, यहाँ मान लो। ठीक है, दोनों आपने सेम लाइन पे लिए थे, उस लॉजिक से भी Z1 और Z2 बराबर है और वैसे भी 0 के बराबर है। बात समझ में आ गई? Z1 और Z2 गया। P1 अपॉन रो जी, ये कितना प्रेशर हेड है बताओ जरा, इस जगह पर प्रेशर हेड कितना है? तो वो है H1 प्लस H2 डिवाइडेड बाय 2। नजर आएगा? P2 डिवाइडेड बाय रो जी कितना है? व्हाट इज P2 डिवाइडेड बाय रो जी? तो इसके लिए आपको इस डेप्थ की जरूरत पड़ेगी, और ये जो आपकी डेप्थ है, ये जो टोटल डेप्थ है यानी कि h1 प्लस h2 डिवाइड बाई 2, उसमें से माइनस h करना पड़ेगा। तो यहाँ पर जो ये प्रेशर अवेलेबल होगा ये कितना है? h1 प्लस h2 डिवाइडेड बाई 2, इसमें से माइनस h आपको करना पड़ेगा। बात समझ में आ गई? V1 स्क्वायर अपॉन 2g, बड़े वाले टैंक में से जिसमें से लिक्विड जा रहा है, इधर तो वेलोसिटी को 0 एज्यूम करेंगे और वहां पर जो वेलोसिटी उसको v एज्यूम कर लो, तो v स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2g। अब आप ऐसे मत बोल देना सर ये भी टैंक इसमें वेलोसिटी 0 बोल दो। भाई फ्लो तो हो रहा है, बड़े टैंक में से छोटे टैंक में भी फ्लो हो रहा है, यानी कि फ्लो की डायरेक्शन के अंदर। इधर वाले में तो आप वेलोसिटी एज्यूम कर लो 0 और इधर करेंगे, ठीक है, वो v स्क्वायर अपॉन 2g। बताओ जरा, h1 प्लस h2 डिवाइड बाई 2, ये वाली टर्म कैंसिल आउट हो गई। तो दिख रहा होगा आपको, वेलोसिटी आ गई √2gh। अब आप बोलोगे सर ये तो वही फॉर्मूला आ गया। भाई फॉर्मूला दिखने में तो वही है, लेकिन हेड, इधर हेड अवेलेबल नहीं है और ना ही इधर हेड अवेलेबल है। वो क्या है? लेवल डिफरेंस बिटवीन द टैंक। बातें ये समझने की। फॉर्मूला दिखने में तो वही दिख रहा है √2gh, लेकिन पहले जो आपने वाटर से या लिक्विड से एयर में फ्लो करवाया था, तो वो लिक्विड में सेंटर पर जो हेड अवेलेबल था वो था, लेकिन ये हेड अवेलेबल नहीं है। ये क्या है? दोनों टैंक्स में लिक्विड का डिफरेंस है, दोनों टैंक में लिक्विड का लेवल डिफरेंस है। समझ में आ रहा है? चलो, तो V बराबर √2gh। हमेशा फॉर्मूले सिमिलर टाइप के दिखने वाले बनाए जाते हैं ताकि बच्चों को आसानी रहे याद करने में। तो जिसने भी बनाए थे वो ऐसे ही बनाए, लेकिन एक तरफ तो आसानी कर दी, लेकिन दूसरी तरफ आप इन बेसिक चीजों को भूल जाते हो। वो कहाँ दिखती है? कहाँ दिखती है? डेरिवेशंस में दिखती है। ठीक है, √2gh। आ गई क्या बात समझ में? एक बहुत ही शानदार बात हुई इसके साथ। भाई ऑरिफिस से लेना देना ही नहीं है इसको, इस फॉर्मूले को। ऑरिफिस छोटी कर दो, बड़ी कर दो, है ना। हेड यदि 5 गुना कर दो, हेड 5 गुने से छोटा बड़ा कर दो, किससे लेना देना था? दोनों टैंक में लेवल का डिफरेंस क्या है? ठीक है, लेवल डिफरेंस कितना है? V बराबर √2gh। तो इसका मतलब क्या है? ये फॉर्मूला चाहे लार्ज ऑरिफिस हो चाहे स्मॉल ऑरिफिस हो, दोनों में लग जाएगा। बात समझ में आ रही? क्योंकि ऑरिफिस को टच ही नहीं करे ना, h1 और h2 पर डिपेंडेंट आता फॉर्मूला, तब तो ऑरिफिस की साइज वगैरह, हेड वगैरह उन पर डिपेंड करता। लेकिन अभी ये साफ साफ आ रहा है, ये लेवल डिफरेंस पर डिपेंड कर रहा है। इसका मतलब ये फॉर्मूला, दिस इज वैलिड फॉर बोथ द स्मॉल एंड द लार्ज ऑरिफिस। ठीक है, नोट कर लो, दिस इज वैलिड फॉर बोथ, दिस इज वैलिड फॉर बोथ स्मॉल एंड लार्ज ऑरिफिस, स्मॉल और लार्ज ऑरिफिस। एक और शानदार बात यहाँ पर ये भी है, लार्ज ऑरिफिस, एक और शानदार बात ये भी है कि यहाँ पर ऑरिफिस में अगर आप पॉइंट, अगर आपने कहीं और भी लिया होता ना, जैसे मान लो किसी ने यहाँ लिया होता, सोचो जरा, मैं यहाँ ले लूंगी अभी थोड़ी देर के लिए, थर्ड पॉइंट यहाँ ले लो, फोर्थ पॉइंट यहाँ ले लो। अगर बर्नौली थर्ड और फोर्थ पॉइंट के बीच में लगाते हैं तो क्या रिजल्ट आता है? कोई बताएगा क्या मुझे? h1 प्लस h2 डिवाइड बाई 2 की जगह सिर्फ h1 आता है यहाँ पर, है ना, सिर्फ h1 आता। यहाँ पर भी ये h1 आता, माइनस h आता, बाकी सारी चीजें सेम आती, Z1 और Z2 बराबर कैंसिल आउट होते, फॉर्मूला अभी भी यही आता। तो क्या समझे आप? इस पूरे क्रॉस सेक्शन में जो वेलोसिटी है वो कांस्टेंट है।
कहीं पर भी नाप लो वेलोसिटी, कहीं पर भी नाप लो, वेलोसिटी कितनी आ रही है, √2gh आ रही है। ठीक है, इस पूरे क्रॉस सेक्शन में वेलोसिटी कांस्टेंट है। बहुत ही खुशखबरी मिली आपको ये। इसका मतलब वेलोसिटी जब कांस्टेंट होती है तो डिस्चार्ज कैसे निकलता है, एरिया इनटू वेलोसिटी। ठीक है, चलो नोट करो, ऑब्जर्वेशंस रखो। 3 और 4 पॉइंट अगर मैं यहाँ ले लेता तो मेरा यहाँ पर h1 + h2 डिवाइड बाई 2 की जगह h1 आता, इधर भी h1 आता, h1 - h, h1 अभी भी कट जाता, अभी भी मेरी इक्वेशन यही आती। पहले मैंने अलग तरीके से भी बता दिया कि भाई h1 h2 पर डिपेंड ही नहीं कर रहा है। ठीक है, अब मैंने ये भी बता दिया कि अगर आपने फर्स्ट सेकंड पॉइंट कहीं पर भी लिए होते इस ऑरिफिस के अंदर, तो इसका मतलब चाहे वेलोसिटी यहाँ चेक करूँ, चाहे यहाँ चेक करूँ, चाहे यहाँ चेक करूँ, चाहे यहाँ चेक करूँ, हर जगह पर वेलोसिटी कितनी है, √2gh है, यानी कि वेलोसिटी कांस्टेंट है। नोट कर लो, दिस वेलोसिटी इज कांस्टेंट इन द ऑरिफिस। ऑरिफिस के एरिया में ये वेलोसिटी कांस्टेंट है। इसका मतलब है डिस्चार्ज जो लिखा जाएगा वो कैसे लिखा जाएगा, CD मल्टीप्लाइड बाय द एरिया ऑफ ऑरिफिस मल्टीप्लाइड बाय √2gh। दोनों के लिए, चाहे लार्ज ऑरिफिस हो चाहे स्मॉल ऑरिफिस हो, दोनों केस में सबमर्ज्ड कंडीशन में जो डिस्चार्ज का फॉर्मूला है वो ये है। अभी तक मैंने 3 फॉर्मूले बता दिए आपको। एक तो था जब आपका टैंक से एयर में डिस्चार्ज हो रहा था, स्मॉल ऑरिफिस वाला। ठीक है, स्मॉल ऑरिफिस के केस में फॉर्मूला यही था क्या, लार्ज ऑरिफिस का फॉर्मूला 2/3 CD वाला। कौन सा वाला, जब वाटर या जो भी लिक्विड है वो एयर में डिस्चार्ज कर रहा है। अब आपने देखा अगर कोई लिक्विड में डिस्चार्ज करे, कंप्लीटली सबमर्ज्ड है, तो फॉर्मूला आपका अभी भी सेम है जो वहां पर आपको स्मॉल का मिला था। लेकिन ठीक है, कहां चेंजेस आएंगे, CD अलग होगा। जब एयर में डिस्चार्ज होगा तो उसका CD अलग होगा। वहां जो कैपिटल H था वो हेड अवेलेबल था जब एयर में डिस्चार्ज हो रहा था एटमॉस्फेयर में। यहाँ कैपिटल H क्या है, लेवल डिफरेंस है। इन सब चीजों के बारे में जानकारी रखो। जितनी बार आप ये फॉर्मूले बार बार डिराइव करोगे ना, अच्छे से ये याद भी रहेगा और दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। ठीक है, आगे चलते हैं फिर। नेक्स्ट लिखो, द डिस्चार्ज थ्रू पार्शियली सबमर्ज्ड ऑरिफिस। एक और फॉर्मूला डिराइव करते हैं। तो जो ये फॉर्मूला अभी मैंने डिराइव करवाया था, ये दोनों के लिए वैलिड हो गया है ना, इस वजह से मैंने इसको हटाया नहीं था। नाउ वी विल सी द डिस्चार्ज थ्रू partially submerged orifice. The discharge through partially submerged orifice. The discharge through partially submerged orifice. The discharge through partially submerged orifice. पार्शियली सबमर्ज्ड ऑरिफिस कैसे दिखेगी, जैसे नाम से समझ में आ रहा होगा आपको, है ना, कि पार्शियली सबमर्ज्ड है। सोचो जरा इसका डायग्राम कैसा बनेगा पार्शियली सबमर्ज्ड में। यहाँ पर आपने लिक्विड का हेड लिया इस जगह पर, ठीक है, इस तरफ। तो यहाँ पर मान लेते हैं कि ऑरिफिस आपका इतना बड़ा है, यहाँ से यहाँ तक ऑरिफिस है, और इसके अंदर मान लेते हैं कि आपका जो इधर लिक्विड है वो इस तरफ है। पिछले केस में यही तो होगा कि जब लिक्विड जैसे बिल्कुल खाली टैंक था, मान लो इधर का, धीरे 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 लिक्विड बढ़ेगा, ऐसे 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 बढ़ेगा, फिर उसके बाद में ये और ऊपर चला जाएगा। ठीक है, तो मान लो किसी समय आपने चेक किया तो उस समय आप देखो जरा, ये जो आपका एरिया है ऑरिफिस का जाने के लिए, जो फ्लो के लिए जो एरिया है, मुझे बताओ क्या जो पिछले केस पढ़े थे उनके पार्ट बाय पार्ट यहाँ मिल रहे हैं क्या? इतना सा जो पार्ट मिल रहा है ना आपको, ये ऊपर वाला पार्ट, क्या इसमें लिक्विड एयर में डिस्प्लेस हो रहा है क्या, डिस्चार्ज हो रहा है, एयर में डिस्चार्ज हो रहा है? यहाँ पर नीचे वाले पार्ट में अगर आप देखें तो वो लिक्विड से लिक्विड में जा रहा है। तो अगर आपको डिस्चार्ज बताना है, डिस्चार्ज क्या है, फ्लो ही तो है कि कितने पार्टिकल्स जा रहे हैं। अगर यहाँ से 50 पार्टिकल गए, यहाँ से 100 गए, तो टोटल कितने गए, 150 गए। तो क्या करोगे डिस्चार्ज निकालते समय, इस डिस्चार्ज को मैं Q1 कह दूं, इस डिस्चार्ज को मैं Q2 कह दूं, तो आप बोल दोगे कि जो टोटल डिस्चार्ज है वो Q1 प्लस Q2 के बराबर है। बात समझ में आ गई? और Q1 Q2 निकाल पाएंगे क्या, मुझे बताना जरा। इसको मैं कह देता हूं कि ये डिफरेंस कैपिटल H है, ये वाला जो हेड अवेलेबल है ये H2 है। आप लोग खुद फॉर्मूला बनाओ। ये वाला जो हेड अवेलेबल है ये H1 है। पिछले जो फॉर्मूले बनाए थे ना, उन्हीं फॉर्मूलों की एप्लीकेशन लग जाएगी यहाँ पे। इस ऑरिफिस को देखना जरा, ध्यान देना। ये ऑरिफिस मैं ले रहा हूं रेक्टेंगुलर ऑरिफिस, है ना, ध्यान दो, रेक्टेंगुलर ऑरिफिस ले रहा हूं। तो ये रेक्टेंगल मैंने ड्रॉ कर दिया, ठीक है, दिस इज द रेक्टेंगुलर ऑरिफिस। ध्यान देना, आपको तो सामने से ये वाली हाइट नजर आ रही है, ठीक है, टैंक में। मुझे क्या नजर आ रहा है, पूरी की पूरी ऑरिफिस नजर आ रही है। अब इस ऑरिफिस में जो टॉप पार्ट है वो तो लिक्विड से एयर में जा रहा है,
और जो बॉटम वाला पार्ट है यानी कि इतना पार्ट है वो लिक्विड को लिक्विड में ले जा रहा है। बात समझ में आ रही? तो वो मान लेते हैं वो यहाँ तक है, जैसे यहाँ तक है, तो ये वाला जो डिस्चार्ज हो रहा है इसको तो मैं Q1 कह रहा हूँ यहाँ से, और इस वाले डिस्चार्ज को मैं क्या कह रहा हूँ, इसको मैं Q2 कह रहा हूँ। बात समझ में आ गई? तो व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर Q1? Q1 कैसे लिखते हैं बताओ? Q1 कैसे लिखते हैं? Q1 लिखवा देगा कोई मुझे? Q1 लिखवा देगा? जब आपने एयर वाले फॉर्मूले देखे थे तो दो हेड यानी कि जो एक्सट्रीम हेड थे वो चाहिए थे आपको। जो एरिया आपके पास में यहाँ पे Q1 डिस्चार्ज करवा रहा है इसका हेड कितना अवेलेबल है? H1 और यहाँ पर H। तो जो फॉर्मूला लगेगा वो क्या लगेगा बताओ? 2/3 CD टाइम्स ऑफ √2G मल्टीप्लाइड बाय L, ठीक है, दिस इज इक्वल टू मल्टीप्लाइड बाय H रेज़ टू दी पावर 3/2 माइनस H1 रेज़ टू दी पावर 3/2। जो H2 था ना जो बॉटम वाला, वो मैंने अब यहाँ ले लिया क्योंकि जो एयर में फ्लो हो रहा है बस वो इतने में से हो रहा है। तो H2 जो हुआ करता था बॉटम ऑफ द ओरिफिस वाला हेड, वो मैंने इस जगह पर ले लिया है ना। अब सिर्फ इसको देखना, अब इस वाले पार्ट के लिए अगर आप निकालोगे तो वो कितना होगा? Q2 कितना होगा? व्हाट इज Q2 बताओ जरा? CD, अभी लिखने में मैं CD सेम लिख रहा हूँ, अगर क्वेश्चन में दोनों अलग अलग दे दे तो अलग अलग यूज कर लेना, सेम दे दे एक ही वैल्यू दे तो एक ही यूज कर लेना, ठीक है। तो CD मल्टीप्लाइड बाय कितना बताओ? CD मल्टीप्लाइड बाय एरिया, एरिया बताना पड़ेगा आपको, एरिया बताओ इसका एरिया कितना है? L तो ये है, तो दिस इज इक्वल टू L, ठीक है। तो L तो ये वाली साइड हो गई और ये वाली साइड, दिस इज इक्वल टू H2 माइनस H, ये डेप्थ हो गई H2 माइनस H, है ना। तो दिस इज H2 माइनस H, ये इसकी डेप्थ हो गई। इन दोनों को ऐड कर दें। अच्छा अभी तो आपके पास में CD मल्टीप्लाइड बाय एरिया है, वेलोसिटी करेंगे √2gh, ठीक है। इन दोनों को ऐड कर देंगे तो आंसर आ जाएगा, डिस्चार्ज आ जाएगा। तो पार्शियली सबमर्ज्ड ओरिफिस से डिस्चार्ज ऐसे निकालते हैं। समझ में आ रही है क्या बातें? मत करना बहुत सारे क्वेश्चन, अगर आप डेरिवेशंस बार बार नहीं कर सकते तो क्वेश्चन करने से कोई लाभ नहीं होगा। आज करोगे 2 महीने बाद 1 महीने बाद भूल जाओगे। अगर आपने डेरिवेशंस अगर अपने अंदर मन में बिठा लिए ना अच्छे से, तो आपको फॉर्मूला याद करते हुए रिवाइज करते समय फटाफट रिवाइज होंगे सारे। समझ में आ गई बातें सारी? नेक्स्ट आप हेडिंग डालो, द टाइम ऑफ एम्प्टीइंग ऑफ द टैंक। हेडिंग डालो, द टाइम ऑफ एम्प्टीइंग ऑफ ए टैंक। पानी की टंकी खाली करेंगे अब, ठीक है। द टाइम ऑफ एम्प्टीइंग ऑफ ए टैंक थ्रू एन ओरिफिस एट इट्स बॉटम। The time of emptying of a tank, the time of emptying of a tank through an orifice given at the bottom. कितनी देर में, कितने टाइम में अगर ऑरिफिस बॉटम पर दे दी जाए तो क्या होगा? टैंक खाली हो जाएगा। उसका आपको एक्सप्रेशन बनाना है, ठीक है। बॉटम पर देने का लॉजिक समझ रहे हो आप? बॉटम पर देने का लॉजिक क्या है ऑरिफिस को?
वो हेड के कारण जो वेलोसिटी अलग अलग आती थी लार्ज और स्मॉल में जो ड्रामा थे, क्योंकि टैंक जब खाली होगा तो टैंक खाली होगा तो कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन बनेगी। कभी स्मॉल ओरिफिस रहेगा, जैसे जैसे लेवल डाउन होगा फिर लार्ज बन जाएगा, फिर जैसे जैसे लेवल और डाउन होगा तो फिर वो कम एरिया से, मतलब जो ओरिफिस इतनी बड़ी है और उसमें अगर यहाँ पानी आ गया मान लो तो सिर्फ इतने से लेवल से होगा। तो इस वजह से ये वाला केस आपको दिया ही नहीं जाता है। कौन सा केस दिया जाता है? हमेशा बॉटम पर ओरिफिस, है ना। कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन बनती है उसके अंदर, किसी पर्टिकुलर केस में हो सकता है दे दे, तो देंगे तो आप निकालते हो, डिस्चार्ज निकालना आता है आपको, ठीक है। ध्यान देना, ये जो ओरिफिस है नीचे होल दिया हुआ है ना, नीचे होल है, ये होल किसी भी शेप का हो सकता है। क्यों? क्योंकि वेलोसिटी यहाँ पर मुझे बताओ जरा, यहाँ लिक्विड का लेवल है और यहाँ ओपन टू एटमॉस्फेयर है एयर में, तो क्या बर्नौली इक्वेशन लगाओगे तो सेम रिजल्ट v बराबर √2gh आएगा क्या? तो इसका मतलब इस पूरे एरिया में, चाहे एरिया कैसा भी हो, इसमें वेलोसिटी √2gh रहने वाली है क्या? कांस्टेंट रहने वाली है क्या? मतलब हेड जैसे जैसे चेंज होगा वेलोसिटी कम होती जाएगी, वो अलग इशू है। लेकिन मैं बोल रहा हूं इस एरिया में जो वेलोसिटी अलग अलग जगह पर होगी वो सेम होगी। बात समझ में आ रहा है? सेम होगी, ठीक है। तो यहां पर नोट कर देना कि वेलोसिटी यहां पर सेम होने वाली है। क्या निकालने वाले हैं हम लोग कि कितने टाइम में टैंक का लेवल डाउन हो जाएगा। मान लेते हैं इनिशियली उसका लेवल h1 है और किसी टाइम में उसका लेवल h1 से कहां आ गया? h2 पर आ गया, ठीक है। h1 से ये जो फ्री सरफेस थी, ये फ्री सरफेस कहां आ गई? वो यहां पर आ गई। तो कितने टाइम में ये हुआ? ये t बराबर 0 पर था और ये t बराबर कैपिटल T पर है, हमें कैपिटल T निकालना है। लॉजिक समझ में आ गया कि कोई पानी की टंकी थी, उसके बाद में उसमें ओरिफिस लगातार पानी वहां से निकलता जा रहा है, कितने टाइम में लेवल गिर करके h1 से h2 हो जाएगा, ये आपको बता दें, ठीक है। तो व्हाट इज द इक्वेशन? व्हाट इज द इक्वेशन? डिस्चार्ज वाली इक्वेशन यूज कर सकते हो कि किसी समय जो इसका हेड था वो मान लेते हैं यहां है, किसी समय हमने देखा किसी टाइम t पर जो इसका हेड अवेलेबल था वो कितना था? वो h था। सारे लोग ध्यान दो, किसी टाइम t पर, स्मॉल t टाइम पर जो इसका हेड अवेलेबल था वो h था। सोचो जरा, अगर थोड़ा सा टाइम और दे दें इसको, यानी कि t प्लस dt टाइम कर दें, तो इसका हेड घटेगा ना। कितने से घट जाएगा? dh अमाउंट से घट जाएगा, dh अमाउंट से कम हो जाएगा, क्योंकि हेड लगातार गिरता जा रहा है। तो dh एक नेगेटिव क्वांटिटी है क्या? dh एक नेगेटिव क्वांटिटी है। dx लिखो या dy लिखो, इसका मतलब y2 माइनस y1 या x2 माइनस x1 होता है। और यहाँ क्या बोलोगे? dh का मतलब है h2 माइनस h1। तो फाइनल जो हेड है वो पहले वाले हेड से छोटा है, यानी कि dh एक नेगेटिव क्वांटिटी। लिख लो, dh क्या है? एक नेगेटिव क्वांटिटी है। ये जो मैं शब्द बोल रहा हूँ ये सोइल में जो फॉलिंग हेड वाला डेरिवेशन देता हूँ उसमें भी काम आएगा कि लगातार जब हेड गिरेगा वहां भी फॉलिंग हेड होता है ना। तो लगातार जब हेड कम होता है तो dh नेगेटिव क्वांटिटी होती है। चलो, मैंने अपना बेस तो बना लिया यहाँ पे कि मैं क्या करने वाला हूँ, ठीक है। फिर से आपको बता देता हूँ कि यहाँ पर हमारा लिक्विड इस जगह पे था इनिशियली, लिक्विड यहाँ पे कितने समय में चला जाएगा वो निकालना है। लगातार वेलोसिटी चेंज होती जाएगी क्योंकि हेड जैसे जैसे कम होता जाएगा वेलोसिटी घटती जाएगी। वेलोसिटी कितनी बताई थी आपने? वो लिख दो। वेलोसिटी थी आपके पास में, थ्योरेटिकल लिखवा रहा हूं मैं आपको, दैट इज इक्वल टू √2gh। स्मॉल h के रिस्पेक्ट में जो वेलोसिटी है वो √2gh है। मुझे डिस्चार्ज लिखवा सकते हो क्या? व्हाट इज द डिस्चार्ज की इक्वेशन? अगर हम डिस्चार्ज लिखें किसी समय जो डिस्चार्ज हुआ वो कितना हुआ? Q इज इक्वल टू कितना? CD मल्टीप्लाइड बाय एरिया ऑफ द ओरिफिस जो भी दे रखा हो, मल्टीप्लाइड बाय √2gh। जिस समय लिक्विड का लेवल यहां था उस समय यहां से कितनी तेजी से लिक्विड निकल रहा था? आंसर होगा ये CD मल्टीप्लाइड बाय एरिया ऑफ द ओरिफिस मल्टीप्लाइड बाय √2gh। बात समझ में आ रही है? चलो, अब मुझे डिस्चार्ज को एक और तरीके से जो हम लिखते हैं वॉल्यूम डिवाइड बाय टाइम के रेस्पेक्ट में, वैसे करके बता सकते हो क्या कि जिस समय हमने ये डिस्चार्ज देखा तो t से t प्लस dt टाइम, यानी कि टोटल dt टाइम के अंदर पानी कितना कम हो गया? इतना। इस टैंक का जो एरिया है उसको कैपिटल A मान लो। टैंक का सरफेस एरिया है ना, टैंक का जो सरफेस एरिया है उसको हमने क्या मान लिया? कैपिटल ए। तो मुझे बता सकते हो कितना वॉल्यूम खाली हो गया dt टाइम के अंदर? कितना वॉल्यूम खाली हो गया? तो वो है a इंटू dh, लेकिन माइनस साइन के साथ, क्योंकि dh नेगेटिव क्वांटिटी है, वॉल्यूम एक पॉजिटिव क्वांटिटी है। तो क्या लिखोगे यहाँ पर वॉल्यूम की जगह? माइनस a टाइम्स ऑफ dh। सबको समझ में आया क्या? dh अपने आप में एक नेगेटिव क्वांटिटी है। dx लिखते हो, dy लिखते हो, dz लिखते हो, कुछ भी आप जब डिफरेंस लेते हो तो फाइनल माइनस इनिशियल होता है।
फाइनल हेड छोटा है, इनिशियल हेड बड़ा है, ठीक है। टी टाइम पर जो हेड था वो बड़ा था, टी प्लस डी टी टाइम पर हेड थोड़ा छोटा हो गया, तो डी एच नेगेटिव क्वांटिटी होने के कारण माइनस लगाया है, वॉल्यूम अब आपका पॉजिटिव है। डिवीजन किससे कर दें? डी टी से, फॉर्मूला बन जाएगा सी डी ए अंडर रूट 2। अब क्या करना है बताओ जरा, इस इक्वेशन से आगे कैसे चलोगे? वेरिएबल को सेपरेट कर दो, h वेरिएबल है और t वेरिएबल है, तो h वाली टर्म इधर ले आओ, ठीक है, और t वाली टर्म इधर ले जाओ, ठीक है। तो इसको इंटीग्रेट करना बाकी रह गया बस, अब और कुछ भी नहीं है। तो इक्वेशन बन जाएगी आपकी माइनस ए डिवाइडेड बाय अंडर रूट एच, दिस इज इक्वल टू सी डी टाइम्स ऑफ ए अंडर रूट 2g, और इंटीग्रेट करेंगे दोनों तरफ का, यहाँ पे तो dh और यहाँ पे dt। कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेशन होगा? 0 टाइम पर और ये कैपिटल T टाइम पर। हेड कितना? h1 से h2। इंटीग्रेट करो आप लोग, सिंपल इंटीग्रेशन है x रेज़ टू द पावर n का, बस और कुछ भी नहीं करना, ठीक है। इतना इंटीग्रेशन तो आना ही चाहिए आपको। इंटीग्रेशन के बहुत बड़े बड़े फॉर्मूले आपके कोई यूज नहीं होते सिविल में, है ना, तो उतना याद रखने की जरूरत नहीं है। अगर आपने कोई बड़ा फॉर्मूला बना लिया इंटीग्रेशन का, तो इसका मतलब आप गलत डायरेक्शन में जा रहे हो, ठीक है। सॉल्व करो, देखें एक बार। जितने भी फॉर्मूले मैं बनवा रहा हूँ आपसे, वो सारे फॉर्मूले ऑब्जेक्टिव एग्जाम में भी पूछे जाते हैं ना, क्वेश्चन आ चुके हैं एग्जाम्स के अंदर। तो फॉर्मूला अगर याद हो जाए तो ठीक है, लेकिन मिक्स मत कर देना, इसलिए डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है कि फॉर्मूला जब रिकॉल करो तो पीछे पीछे डेरिवेशन भी रिकॉल होना चाहिए, ताकि हमें श्योर हो जाए कि हाँ 100% यही फॉर्मूला है। इंटीग्रेट करवाएं जरा। तो माइनस ए तो यहाँ लिख दिया आपने, है ना, एंड दिस इज अंडर रूट एच, एच रेज़ टू दी पावर माइनस हाफ, इंटीग्रेशन में पावर +1 हो जाती है, तो अंडर रूट एच ऊपर आ जाएगा, क्या अंडर रूट एच ऊपर आ जाएगा, नीचे हाफ से डिवाइड होगा, लिमिट लग जाएगी h1 से लेकर के h2 तक, है ना, h1 से h2 तक, एंड दिस इज इक्वल टू सी डी मल्टीप्लाइड बाई ए, है ना, अंडर रूट 2g, ठीक है, और यहाँ पर आ जाएगा t। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है, तो ये हो जाएगा 2a टाइम्स ऑफ, ठीक है, अंडर रूट ऑफ h1 माइनस अंडर रूट h2। मैंने स्वैप भी कर दी लिमिट्स को माइनस साइन के कारण, और यहाँ पर आपके पास में दिस विल बी डिवाइडेड बाय सी डी मल्टीप्लाइड बाय एरिया मल्टीप्लाइड बाय अंडर रूट 2g। ये आपका कैपिटल T का फॉर्मूला बन गया क्या? एज इट इज इसी तरीके से इस फॉर्मूले को याद कर सकते हो, लेकिन फॉर्मूले कब तक याद करेंगे हम, है ना। ये मैंने आपको जो टैंक दिया है ये कैसा है? ये आपका प्रिज्मोइडल है। अगर आपको स्फेरिकल दे दिया जाए तो बहुत कॉम्प्लेक्स डेरिवेशन होगा फिर उसका, है ना। रेक्टेंगल में तो चीजें आसान होती हैं, ठीक है। अगर आपको स्फेरिकल दे दिया जाए, सिलेंड्रिकल देगा तब भी कोई दिक्कत है क्या? सिलेंड्रिकल देगा, प्रिज्मोइडल कैसा भी दे दे, प्रिज्मोइडल चाहे ट्रायंगुलर दे दे मुझे, कि ट्रायंगल वाला एक शेप का दे दिया और वो ऐसे कैसे ही डेप्थ में उतर रहा है। इन सभी प्रिज्मोइडल में बेनिफिट कहाँ मिलता है? एरिया कांस्टेंट रहता है, तो एरिया जब भी कांस्टेंट हो ज्यादा दिक्कत नहीं आती है ना, ज्यादा दिक्कत नहीं आती है। तो आपके पास में डेरिवेशन ये, इसका रिजल्ट ये है। इस रिजल्ट को आप याद भी रख लेना, कैपिटल T इज इक्वल टू 2 है अंडर रूट h1 माइनस अंडर रूट h2 डिवाइड बाय सी डी ए अंडर रूट 2g, ठीक है। आगे चलें, फॉर्मूला नोट कर लो। और जिनको रिजल्ट याद नहीं रहते मेरी तरह, वो ज्यादा सुखी रहते हैं, है ना। कैसे? जब भी जरूरत पड़ती है फटाफट से निकाल लेते हैं, विद इन 10 सेकेंड ये रिजल्ट निकालना आना चाहिए। तो डायग्राम वाइग्राम सब दिमाग में चलेगा, माइनस ए डी एच सब सारी कहानी दिमाग में चलती है। सीधा सीधा डिस्चार्ज की इक्वेशन दो तरफ से लिख दी, एक तो ऑरिफिस की तरफ से और दूसरा वॉल्यूम डिवाइड बाय टाइम को लेकर के, और एज इट इज डेटा डाल दिया, जो भी डेटा दिया हुआ था एज इट इज डाल दिया, वो इंटीग्रेट करेंगे अपने आप और फिर रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये बेस्ट अप्रोच होती है चीजों को देखने की, है ना। मुझे एक चीज और बता दो जरा, What is the time to completely emptying this tank? अगर मुझे completely इसको खाली करना है, then what is the condition? H2 को 0 कर दो, ठीक है, तो नोट कर दो
व्हाट इज द टाइम, इसी का रिलेशन यूज करके हम निकाल सकते हैं। व्हाट इज द टाइम, आप लोग लिख लो व्हाट इज द टाइम, ठीक है, व्हाट इज द टाइम टू कंप्लीटली एम्प्टिंग, ठीक है, कंप्लीटली एम्प्टिंग द टैंक। अगर हमें इसको पूरा खाली करना है तो आपने बिल्कुल सही सोचा है, क्योंकि पूरा डेप्थ घटते 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 S2 पर आई, और वो घटते 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 अगर 0 हो जाए S2 तो क्या हो जाएगा, कंप्लीटली खाली हो जाएगा टैंक, है ना। तो इस एक्सप्रेशन में S2 को 0 कर देना, तो आपको ये नजर नहीं आएगा फिर, है ना। मैं अपडेट कर दूं क्या, आप लोगों ने लिख लिया होगा सारा, तो जो फॉर्मूला बनेगा उस फॉर्मूले में ये माइनस वाली टर्म नहीं आएगी, बस ये आ जाएगा। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है, व्हाट इज द टाइम टू कंप्लीटली एम्प्टिंग द टैंक, चाहे सिलेंड्रिकल हो चाहे आपके पास में क्यूबॉइडल टैंक हो, रिजल्ट आपका ये है ना, QA टाइम्स ऑफ √H1 डिवाइडेड बाय CD इंटू A इंटू √2G, ठीक है। बातें आ गई समझ में सारी। चलो क्वेश्चंस करते हैं ना, नोट करो।